नमस्कार। बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार में सियासी समीकरण कुछ इधर उधर चल रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार को परेशान किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के अलावा नीतीश कुमार को कुछ फ़ायदा भी मिल रहा है। नीतीश कुमार के लिए कुछ क्षेत्रों में खुशी का एक कारण बने हुए हैं और वो कारण बने हुए हैं पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी। ये दोनों नेता हैं जो जिस तरह से चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उसी तरह एनडीए को, पूरे एनडीए की बात अगर करें तो एनडीए को ओवैसी और पप्पू यादव फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में इन दोनों नेताओं ने महागठबंधन के पूरे खेल को बिगाड़ के रख दिया है। पूरा समीकरण जो इनका है वो समीकरण को गड़बड़ा दिया है, जिससे एनडीए को स्पष्ट रूप से फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे नीतीश कुमार की परेशानी थोड़ी बढ़ी हुई है और नीतीश कुमार इसलिए बार बार चिराग पासवान को टारगेट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी इस बात का दबाव डालते हैं कि वो किसी तरह से चिराग पासवान को चुप कराएं, ताकि ऐसी बातें वो न बोले जिससे नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंचे। लेकिन चिराग पासवान के हमला को बचने के लिए नीतीश कुमार को एक सेफ साइड मिला हुआ है, और वो सेफ साइड है बिहार के 7 जिलों में जिस तरह के समीकरण बदले हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के इस गठबंधन को फायदा मिलने वाला है। और चूंकि वहां पर भाजपा का आधार थोड़ा कमजोर है, तो पहले से ही, जब से 15 सालों से बीच में कुछ समय को छोड़ दें पिछले विधानसभा चुनाव को, तो लगातार भाजपा और जदयू का गठबंधन रहा है। तो इस गठबंधन में सीमांचल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीटें जदयू को ही दी जाती रही है। कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में जो जदयू का चुनावी अभियान चल रहा है, उसमें नीतीश कुमार को कुछ राहत मिली है, और इसका कारण है 2 नेताओं का चुनाव में एंट्री करना। पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी दोनों इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों शोर शराबे के साथ प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। दोनों पार्टियों का और दोनों नेताओं का जो आधार है, उस आधार को अगर देखें तो महागठबंधन के लिए ये दोनों बड़ी मुसीबत पैदा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले जन अधिकार पार्टी की बात करते हैं, जो पप्पू यादव की पार्टी है। पप्पू यादव पहले आरजेडी के नेता रहे और आरजेडी को छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जो जन अधिकार पार्टी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना आधार बढ़ाया और वो आधार पटना, मगध और दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनका सबसे मजबूत गढ़ जो है वो है कोसी का क्षेत्र, यानी मधेपुरा, सहरसा और सुपौल का क्षेत्र। वहां पर ये दोनों, जो पप्पू यादव खुद भी और दूसरी तरफ उनकी पत्नी रंजीता रंजन सांसद रही हैं, और दोनों का क्षेत्र जो ये है, वहां पर यादवों की संख्या ठीक ठाक मानी जाती है। उसके साथ साथ मुसलमानों की संख्या भी वहां पर है, जिससे जनाधिकार पार्टी ने, जो पप्पू यादव पहले से ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मुस्लिम और यादव को एकजुट करने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए एक गठबंधन किया, और उस गठबंधन में उन्होंने दलित नेता को भी शामिल किया। यानी महागठबंधन का जो कोर वोट बैंक है, मुस्लिम, यादव और दलित, इन गठबंधन के कोर वोट बैंक पर उन्होंने हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी चुनाव से पहले, और उसी में सेंधमारी भी करने की कोशिश की। पप्पू यादव ने एक गठबंधन बनाया जिसमें 3 पार्टी शामिल हुए। पप्पू यादव की जनाधिकार पार्टी के साथ साथ ये चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें रावण के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के अब उभरते हुए दलित नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं, उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, और चंद्रशेखर आजाद जनाधिकार पार्टी के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी के लिए वहां प्रचार कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के लिए दलित वोट को, दलित युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। चुनाव की घोषणा के समय ही ये दोनों नेता आपस में मिल रहे थे, और चंद्रशेखर आजाद ने पूरे कोसी क्षेत्र में
युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए, यानी दलित युवाओं को अपने साथ लाने की तैयारी की थी और उस तैयारी में पप्पू यादव ने भरपूर साथ दिया था। उसके साथ साथ पप्पू यादव ने एसडीपीआई के साथ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ भी गठबंधन किया, जो पीएफआई की पॉलिटिकल इकाई है। पीएफआई जो पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया है, कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये संगठन माना जाता है, लेकिन जब इस पे कई राज्यों में प्रतिबंध लगने लगे तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई जो एसडीपीआई है। एसडीपीआई के साथ भी पप्पू यादव ने गठबंधन किया और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस नाम से इस गठबंधन को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। और इसलिए कोसी के क्षेत्र में जो उनका दबदबा है, वर्चस्व है, उसमें थोड़ी और चीज़ें मिल गई और पीएफआई के एसडीपीआई, जो पीएफआई का पॉलिटिकल पार्टी है, वो एसडीपीआई और आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर पप्पू यादव ने जो रणनीति बनाई, वो सबसे ज़्यादा मुसलमान और यादव और दलित वोट बटोरने की तैयारी में लगा हुआ है। और जो माहौल दिख रहा है उसमें ये लगता है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस जो पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद और एसडीपीआई के बीच बना हुआ है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को करवा रहे हैं। महागठबंधन का भी वोट बैंक वही है, यादव, मुस्लिम, दलित, और कांग्रेस भी मुस्लिम वोट के लिए ही जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि दोनों पार्टियों को लगता है कि अगर दोनों पार्टी अलग अलग लड़ी तो मुस्लिम वोटों में बिखराव हो जाएगा, और इसलिए किसी भी स्तर पर राजद और कांग्रेस एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश में रहते हैं। और इस बार भी महागठबंधन में दो सबसे बड़ी पार्टियां इन्हें यही दोनों है। और इस बीच जो कोसी क्षेत्र का समीकरण बिगड़ा है उसमें नीतीश कुमार को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि कोसी क्षेत्र में महागठबंधन के मुस्लिम यादव समीकरण को सबसे ज़्यादा चोट यही पीडीए लगा रहे हैं, और इसके कारण पप्पू यादव अपने पूरे समर्थकों के साथ महागठबंधन की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ ओवैसी साहब जो हैं, ओवैसी के लिए भी ये बड़ा आधार है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी को बिहार चुनाव में लगाया है, और कुछ समय पहले से, लोकसभा चुनाव के थोड़े समय पहले से बिहार की राजनीति में ओवैसी की एंट्री हुई। ओवैसी जब वहां पर गए तो उन्होंने बिहार में टारगेट किया कि किस क्षेत्र में वो अपनी राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने सीमांचल का क्षेत्र पकड़ा, क्योंकि सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों पर मुसलमानों का वोट सबसे ज़्यादा माना जाता है। मुस्लिमों का 40% वोट वहाँ पर है, जिसके कारण ओवैसी को लगा कि सीमांचल के 4 जिलों में कम से कम एआईएमआईएम को चुनाव लड़ना चाहिए, और इसकी शुरुआत उन्होंने पिछले चुनाव से कर दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन उस समय उनको सीट नहीं मिली और किशनगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई, जबकि 3 और जो दूसरे लोकसभा क्षेत्र हैं सीमांचल के रीजन में, वहां पर एनडीए को जीत मिली थी। लेकिन किशनगंज में इन्होंने अच्छी खासी वोट ली और अच्छे बढ़त दिखाए, जिसके कारण जो ओवैसी की पार्टी हैं उसको लगने लगा कि अब यहाँ पर बिहार में भी उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा स्कोप है। सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, और इसलिए विधानसभा चुनाव की जब तैयारी हो रही थी तो उसी समय बिहार में वो अलग अलग पार्टियों के साथ बैठक कर रहे थे, जो या तो महागठबंधन और या तो एनडीए, दोनों में से किसी के साथ ना हो। इसके लिए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से, यहाँ तक कि पप्पू यादव से भी मुलाकात की थी, लेकिन पप्पू यादव से बात नहीं बनी, क्योंकि पहले ही पप्पू यादव एसडीपीआई के साथ संपर्क कर चुके थे, गठबंधन बना चुके थे। इसीलिए ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन बनाया, और उसके साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी के साथ भी उन्होंने गठबंधन बनाया। ओवैसी का भी मानना है कि मुस्लिम और यादव समीकरण को एक साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से उन्हें 2.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। और उसी के बाद कुछ समय के बाद जब किशनगंज में उपचुनाव हुआ तो उस उपचुनाव में एआईएमआईएम को
पहली सीट मिली बिहार में और इससे उनका उत्साह बढ़ गया और फिर सीमांचल की सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने कर दी। और अब उपेंद्र कुशवाहा और देवेंद्र यादव के साथ गठबंधन बना के ओवैसी भी सीमांचल में सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं महागठबंधन के लिए, क्योंकि इन दोनों के आधार भी माय है, यानी कि मुस्लिम और यादव को सबसे बड़ा आधार बनाए हुए हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के कारण कुछ जो ओबीसी वोट भी इनको मिलेंगे, जिसका नुकसान थोड़ा नीतीश कुमार को हो सकता है, लेकिन इनका बड़ा आधार मुस्लिम और यादव ही हैं, जिसमें में उस गठबंधन में मुसलमानों का वोट जाने की उम्मीद संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ओवैसी ने जिस तरह आक्रामक राजनीति शुरू की है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जब सीमांचल के रैलियों में जाते हैं और जो पिछले लोकसभा चुनाव के समय में भी जब गए थे तो उन्होंने ऐसे आक्रामक भाषण दिए जिससे मुस्लिम यूथ अब जो महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियां हैं यानी राजद और कांग्रेस से हटके अब AIMIM की तरफ बढ़ती जा रही है, उनका झुकाव उधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो पूरे बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में, भोजपुर में भी ओवैसी कुछ न कुछ वोट काटेंगे मुसलमानों का महागठबंधन के, मगध के क्षेत्र में भी काटेंगे, लेकिन सीमांचल में उनका एक अलग दबदबा है और प्रभाव है जिससे महागठबंधन की तकलीफें बढ़ने वाली है। तो सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में जो महागठबंधन को परेशानी होने वाली है पप्पू यादव और ओवैसी से, वो फायदा नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है और इसलिए नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान से जो परेशानी उत्पन्न हो रही है वहां पर थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और नीतीश कुमार इस बात को लेकर थोड़े उत्साहित हैं कि सीमांचल, कोसी और थोड़ा मिथिला का जो सटा हुआ क्षेत्र है उन क्षेत्रों में एनडीए को सीटें ज़्यादा मिलेगी और नीतीश कुमार को उसका फायदा हो सकता है। जो मगध, भोजपुर और औरंगाबाद के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जो चिराग पासवान के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा वो उसकी पूर्ति उधर से हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।